ये जानने पर कि आपकी सीईओ पत्नी के दिल में एक सफेद चांदनी, एक प्यारा लेकिन कभी ना मिल पाने वाला प्यार छिपा है, आपने पक्का इरादा करके तलाक का प्रस्ताव रख दिया। फिर भी ठीक तलाक वाले दिन ही आपको अचानक अपनी पत्नी की अंदर की आवाज सुनाई दी। पति मुझसे तलाक क्यों ले रहे हैं? क्या उस चुड़ैल की वजह से? ओ पति, प्लीज मुझे मत छोड़ो। मुझ जैसी औरत जिसका बदन इतना भरा पूरा है कि नीचे देखने पर मुझे अपने पैर की उंगलियां भी नहीं दिखती, एक ऐसा खजाना है जो दूसरों को 8 जन्मों में भी नहीं मिल सकता। अनजाने में ही आपने अपनी बगल में बैठी शैन किंगजू की ओर देखा। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। वो बर्फ की तरह ठंडी थी और उसके आसपास एक ऐसा माहौल था जो किसी भी जीवित प्राणी को अपने से दूर भगाता लगता था। क्या लगातार ओवरटाइम करने की वजह से मुझे मतिभ्रम हो रहा है? आपने सोचा और अपने दाहिने हाथ की कलाई पर बंधे ब्रेसलेट को सहसा छू लिया। जब से कुछ समय पहले वो ब्रेसलेट आपके हाथ से गिरा था, तब से वो अजीब तरह से गर्म होता जा रहा था। ठीक अगले ही पल वो आवाज फिर सुनाई दी। पति ओवरटाइम करके बहुत थक गए हैं और मैं उनके किसी काम की नहीं हूँ। ये सब मेरी ही गलती है। उफ, मैं कितनी बेकार हूँ। अब आप पूरी तरह से हैरान परेशान थे। आपने शेन किंगजो के साथ अपनी जल्दबाजी में हुई शादी के पिछले 1 साल के बारे में सोचा। वो हमेशा से ही आपके साथ बहुत कम बोलने वाली औरत रही थी। ऐसा तब तक था जब तक एक दिन आप उसके दफ्तर में कुछ फाइलें देने नहीं गए और वहां आपने उसे एक आदमी की फ्रेम की हुई तस्वीर को घूरते हुए देख लिया। उसके चेहरे पर एक ऐसी कोमलता थी जो आपने पहले कभी अपने लिए नहीं देखी थी। उसी पल आपको सच्चाई का एहसास हुआ। ये बर्फ की चट्टान भावनाओं से पूरी तरह खाली नहीं थी। बात बस इतनी थी कि उसकी भावनाएं कभी आपकी नहीं थी। दिल टूटने और भ्रम टूटने के बाद आपने स्वेच्छा से 1 साल की बिजनेस ट्रिप पर जाने का फैसला किया और अपना आधा समय घर से दूर बिताया। अब आखिरकार वो दिन आ ही गया था जब आपने इस शादी को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करने का पक्का इरादा कर लिया था। ठीक जब आप इन्हीं यादों में खोए हुए थे, तभी शेन किंगजू की ठंडी बेपरवाह आवाज में आपके विचारों को तोड़ दिया। क्या तुम ओवरटाइम करके थक गए हो? शायद हमें अभी घर चले जाना चाहिए और किसी और दिन बात करनी चाहिए। जैसे ही उसने ये कहा, उसने कार की रफ्तार धीमी कर दी। वे सिविल अफेयर्स ब्यूरो से बस एक मोड़ की दूरी पर थे। फिर भी वो अचानक घबरा गई। कोई जरूरत नहीं, तुमने बेपरवाही से जवाब दिया। हम पहले ही यहाँ पहुंच चुके हैं। तुम्हारे मुंह से ये शब्द निकलते ही तुम्हारे दिमाग में फिर से उथल पुथल मच गई। पतिदेव, मुझे तलाक नहीं चाहिए। रोना धोना, क्या मेरी काया बिगड़ गई है? ओ पतिदेव, प्लीज मुझे मत छोड़ो। मुझ जैसी औरत जो इतनी भरी पूरी है कि अपने पैरों की उंगलियां भी नहीं देख पाती, एक ऐसा खजाना है जो दूसरों को 8 जन्मों में भी नहीं मिलेगा। पति के बिना दुनिया का सारा पैसा कमाना बेकार है। अब से मैं अपने पेंट हाउस अपार्टमेंट में बिल्कुल अकेली रहूंगी और बस रोती रहूंगी। मैं कितनी दुखी हूँ। तुम्हें झुंझलाहट में चीखने का मन हुआ। अगर तुम इतनी ही चिपकी रहने वाली हो तो हमारी शादी के पूरे 1 साल तक तुमने मेरे साथ बर्फ के टुकड़े जैसा बर्ताव क्यों किया? क्या ये सब बस एक नाटक था? अपनी भारी उलझन को दबाते हुए तुम कार से बाहर निकले। तुम सीधे रजिस्ट्रेशन काउंटर की तरफ चल दिए। सामान्य प्रक्रिया के अनुसार स्टाफ के सदस्य ने पूछा, क्या आप दोनों शादी की संपत्ति के बंटवारे को लेकर किसी समझौते पर पहुंच गए हैं? तुमने बिना किसी भाव के शेन किंगजू की तरफ देखा। मैं सारी संपत्ति छोड़ने को तैयार हूँ, बस एक शर्त पर। मुझे वो लैपटॉप वापस चाहिए। तुम्हारे मुंह से ये शब्द निकलते ही वो जानी पहचानी आवाज फिर से गूंज उठी। इस बार उसमें भावनाओं के टूटने का हल्का सा पुट था। सिसकिया, मेरे पति मुझे छोड़कर उस टूटे हुए कंप्यूटर को ज्यादा पसंद करते हैं। क्या मैं सचमुच एक मामूली लैपटॉप से भी कम आकर्षक हूँ? या बात यह है कि लैपटॉप में बहुत सारे पोर्ट्स होते हैं और मेरे पति को उसी तरह की चीजें पसंद हैं, लेकिन मेरे पास भी उतने ही पोर्ट्स हैं जितने एक लैपटॉप के पास होते हैं। तुम्हारे हाथ में पकड़ा पेन जम सा गया। तुमने उसे लगभग कमरे के पार ही फेंक दिया था। तुमने पूरी तरह से अविश्वास के साथ शेन किंगजू को घूरा। फिर भी उसने बस अपना सिर नीचे झुकाए रखा और पूरी तरह से चुप रही। अरबों की मालकिन एक सीईओ तुम्हारे टूटे हुए कंप्यूटर को लेकर इतनी भावुक हो रही है, ये पूरी तरह से बेतुका था। उस घटना को याद करते हुए, उस फोटो फ्रेम वाली घटना को जो तुम्हें पहले अचानक मिल गया था, जिसने तुम्हें यह पक्का यकीन दिला दिया था कि इस शादी में अब कोई सच्चा प्यार नहीं बचा है और जिसके चलते तुमने तलाक लेने का पक्का फैसला कर लिया था। तुमने बाकी सारे ख्यालों को एक तरफ हटा दिया। तुमने तेजी से अपने दस्तखत किए और फिर पेनों से थमा दिया। लो, अब तुम्हारी बारी है। ठीक अगले ही पल उसके अंदर की आवाज तुम्हारे माग में फिर से चीखने चिल्लाने लगी। वो मुझसे इस पर दस्तखत करवा रही है। सिसकिया, मैं दस्तखत नहीं करना चाहती। एक बार मैंने दस्तखत कर दिए तो वो मेरा पति नहीं रहेगा, लेकिन मेरे पति को तब अच्छा लगता है जब मैं उनकी बात मानती हूँ, इसलिए मुझे दस्तखत करने ही पड़ेंगे। जब तुम दोनों के दस्तखत पूरे हो गए तो स्टाफ के एक सदस्य ने तुम्हें 1 महीने के कूलिंग ऑफ पीरियड की याद दिलाई। अगर इस दौरान तुम दोनों में से किसी का भी मन बदल गया तो तलाक को रद्द माना जाएगा। शेन किंगजू की फीनिक्स जैसी आंखें तुरंत चमक उठीं। हाँ, 1 महीना। मेरे पास अभी भी एक मौका है। मेरी डिक्शनरी में तलाक जैसा कोई शब्द है ही नहीं, सिर्फ विधवापन है। असल में मेरा तो शुरू से ही तलाक लेने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन मुझे वही करना होगा जो मेरे पति कहेंगे। विधवापन, ये तो शब्द सुनकर तुम पूरी तरह से हक्के बक्के रह गए। जब तुम सिविल अफेयर्स ब्यूरो से बाहर निकल रहे थे तो शेन किंगजू ने अपना सिर झुकाए रखा। 1.7 मीटर की ऊंचाई होने के बावजूद वो तुम्हारे बगल में खड़ी किसी डांट खाई हुई प्राइमरी स्कूल की बच्ची जैसी लग रही थी, बिल्कुल चुपचाप। फिर भी उसके मन की बड़बड़ाहट कभी नहीं रुकी।
पतिदेव, मैंने आपकी हर बात मानी है, प्लीज़ मुझे अकेला मत छोड़िए, आप ही तो मेरी पूरी दुनिया है। तुमने कुछ कदम आगे बढ़ाए और अचानक वे सारी आवाज़ें पूरी तरह से बंद हो गईं। तुम्हें एक झटके में ये बात समझ आ गई, जब भी तुम उसके करीब होते थे तो तुम्हें उसके मन के विचार सुनाई देते थे। अचानक एक अजीब और समझ से परे एहसास के चलते तुम वहीं रुक गए, पीछे मुड़े और वापस उसकी तरफ चल पड़े। अरे चलो, आज रात एक विदाई डिनर करते हैं तुम्हारे घर पर। शेन किंगजू ने ऊपर देखा और एक उदास से चेहरे के साथ सिर हिला दिया। फिर अचानक ही उसने बस एक वाक्य कह डाला, क्या कुछ और भी है? उसकी आवाज़ इतनी ठंडी थी कि उसे सुनकर तुम डर के मारे कांप उठे। फिर भी उसके मन के विचार कुछ और ही कह रहे थे। पतिदेव, क्या आपको पछतावा हो रहा है? क्या मैंने अभी इतना अच्छा बर्ताव किया कि आप दोबारा सोचने लगे हैं? ओह पतिदेव, काश आप बस इतना कह देते कि आपको पछतावा है, तो मैं इसी पल आपकी बाहों में समा जाती। पतिदेव की वो कोमल प्यारी फुसफुसाहट सुनकर आप वहीं पे खलने ही वाले थे। आपने जल्दी से खुद को संभाला और एक ठंडा रूखा जवाब दिया, बस इतना ही, मैं जा रहा हूँ। ये कहकर आपने एक टैक्सी रोकी और तेजी से वहां से निकल गए, शेन किंगजू को वहीं अकेला खड़ा छोड़ते हुए। आपके जाने के बाद शेन किंगजू खुद को और नहीं रोक पाई। उसकी आंखों से मोती जैसे बड़े बड़े आंसू बेकाबू होकर बहने लगे। उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। उसने कितनी मेहनत से खुद को एक गंभीर सुंदरी के रूप में ढाला था, बिल्कुल वैसी ही जैसी आपको कथित तौर पर पसंद थी। और लगभग 10 साल सिर्फ आपके साथ रहने के इंतजार में बिताने के बाद भी आप अभी भी तलाक पर क्यों अड़े हुए थे? फूट फूट कर रोते हुए उसे अचानक एक बात सूझी। पतिदेव ने कहा था कि हमें विदाई का खाना खाना चाहिए। हफ, विदाई मजाक है क्या? अगर वो सच में रास्ते अलग करना चाहती है तो मुझे उसे कमरे में बंद करने में कोई हिचक नहीं होगी। उसने अपने आंसू पोंछे और अपनी कार स्टार्ट की, लेकिन जैसे ही वो मिंगजिंगझुई कॉम्प्लेक्स से बाहर निकली वो फिर से दुविधा में पड़ गई। अगर मैं पतिदेव को कमरे में बंद कर दूं तो क्या वो मुझसे और भी ज्यादा डरने नहीं लगेंगे? इस बीच अपने हॉस्टल के कमरे में वापस आकर आपने जानी पहचानी चीजों को देखा और राहत की सांस लिए बिना नहीं रह पाए। आह, अकेले रहना सच में सबसे अच्छा है, पूरी आजादी। आखिरकार अब मुझे उस बर्फीली रानी को घूरना नहीं पड़ेगा। फिर भी जिस पल आपको शेन किंगजू के बेहद अजीबोगरीब मन के विचारों की याद आई, आपका मूड अजीब तरह से उलझ गया। चीजें और भी ज्यादा दिलचस्प होती जा रही हैं। अब बिस्तर पर पीछे की ओर टिक गए और छत को घूरने लगे। अगर उसे मेरी इतनी ही परवाह है तो पिछले पूरे साल वो मेरे साथ इतनी बेरुखी से क्यों पेश आई? अचानक तुम्हें वो दिन याद आया जब तुम अपनी शादी रजिस्टर करवाने गए थे। तुमने बस उसकी कमर में अपना हाथ डाला था और उसका पूरा शरीर अकड़ गया था, पत्थर जैसा सख्त। उसी पल से तुमने मान लिया था कि उसे शारीरिक स्पर्श पसंद नहीं है, इसलिए तुमने जानबूझकर उससे दूरी बनाए रखी। ऐसा तब तक चला जब तक अभी अभी तुम्हारी नजर उन शोषण और सुधार वाली प्रेम कहानियों में से किसी एक के वीडियो सारांश पर नहीं पड़ी। तुम्हारे दिमाग में खतरे की एक बड़ी घंटी बज उठी। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं असल में उन शोषण वाली कहानियों के हीरो में से एक हूँ? क्या ऐसा हो सकता है कि शेन किंगजू के व्हाइट मूनलाइट, उसके सच्चे प्यार ने उसे छोड़ दिया हो और मैं बस वो बेचारा बेवकूफ हूँ जो उसके टूटे हुए दिल के टुकड़ों को समेटने के लिए रह गया है? तुम जितना ज्यादा इस बारे में सोचते गए, तुम्हें उतना ही यकीन होता गया कि तुम एक ऐसे बेवकूफ पति के सिवा कुछ नहीं हो जिसे उसकी पत्नी ने धोखा दिया है। जब तुमने हालात से जुड़े सबूतों पर गौर किया, तुम्हारी सामाजिक हैसियत में जमीन आसमान का फर्क और साथ में उसकी सख्त अजीब प्रतिक्रियाएं, तो तुम्हें लगा जैसे तुम एक धोखा खाए पति की परिभाषा पर पूरी तरह खरे उतरते हो। ऐसा लगता है कि तलाक ही सही फैसला है। आखिर तुम एक धोखा खाए पति बनकर तो नहीं रहना चाहोगे, तो फिर ऐसा ही सही। चाहे वो इंसान हो या कोई शैतान, आज रात की घटनाएं सच सामने ले आएंगी। तुम एक गहरी सांस लेते हो और तुम्हारी नजर धीरे धीरे ठंडी पड़ती जाती है। आज रात का ये खाना ही आखिरी इम्तिहान है। अगर उसका दिल सचमुच किसी और के पास है, तुम अपने इस विचार को अधूरा ही छोड़ देते हो। फिर भी तुम्हारा इरादा पक्का है। पिछली रात ज्यादा काम करने की वजह से थके हारे तुम अपनी किताब को तब तक घूरते रहते हो जब तक धीरे धीरे तुम्हें गहरी नींद नहीं आ जाती। इस बीच शेन किंगजू काफी पहले ही दफ्तर लौट चुकी है। अपनी मेज पर अकेली बैठी वो अपने हाथों में पकड़े तलाक के कागजों को खाली नजरों से घूरे जा रही है। वो आधे घंटे तक बिना हिले डुले बैठी रही। तभी उसका फोन बजा। ये सोचकर कि ये तुम्हारी तरफ से कोई मैसेज है, वो लगभग तुरंत ही एकदम सीधी होकर बैठ गई। ऐसा लगा मानो उसके सिर पर अचानक लोमड़ी जैसे दो अदृश्य कान खड़े हो गए हों। हालांकि जिस पल उसने फोन उठाया और उसे देखा, उसकी सारी उम्मीदें पल भर में टूट गईं। प्रेसिडेंट शेन आज शाम के लिए रेस्टोरेंट पहले ही बुक हो चुका है। फोन पर सेक्रेटरी वांग थे। वे अदृश्य कान तुरंत ही नीचे लटक गए और आंसू बिना बुलाए और बेकाबू होकर फिर से बहने लगे। ये मेरे पति का मैसेज नहीं है, मेरे पति को अब मेरी जरूरत नहीं है। फिर भी रोते रोते अचानक उसके मन में एक विचार आया। वो अचानक खुद से बुदबुदाई, रेस्टोरेंट जाना, क्या ये दिखावा लगेगा? मेरे पति ने साफ साफ कहा था कि वो घर पर खाना खाना चाहते हैं। नहीं, मुझे ये कैंसिल करना होगा।
उसने तुरंत अपना फ़ोन उठाया और सेक्रेटरी को बताने के लिए कॉल किया और ये तय किया कि वो खुद खाना बनाएगी, अपनी पाक कला का इस्तेमाल करके तुम्हारा दिल फिर से जीत लेगी। लेकिन दोपहर के लिए उसकी एक ज़रूरी मीटिंग पहले से तय थी। अगर वो मीटिंग खत्म होने तक इंतज़ार करती तो खाना बनाने के लिए उसके पास काफ़ी समय नहीं बचता। अब वो भला क्या करती? कॉन्फ्रेंस रूम के अंदर सीनियर एग्जीक्यूटिव अपनी रिपोर्ट पेश कर रहे थे, लेकिन शैन किंगजू का ध्यान पूरी तरह से कहीं और था। मैं सच में बस अभी ये मीटिंग खत्म करना चाहती हूँ। मुझे घर जाकर अपने पति के लिए खाना बनाना है। रुको, मुझे लगता है कि मैं अभी भी जा सकती हूँ। जैसे ही एक एग्जीक्यूटिव अपनी रिपोर्ट आधी ही सुना पाया था, शैन किंगजू अचानक खड़ी हो गई। ठीक है, पूरी रिपोर्ट बाद में सेक्रेटरी वांग को दे देना, मीटिंग खत्म हुई। ये शब्द कहते ही वो तूफान की तरह कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर निकल गई और अपने पीछे पूरी तरह से हैरान परेशान एग्जीक्यूटिव का एक समूह छोड़ गई। आज प्रेसिडेंट शैन को क्या हो गया है? काम की इतनी दीवानी इंसान ने आज मीटिंग जल्दी खत्म कर दी। शाम 4 बजे मोबाइल फोन की जोरदार घंटी ने तुम्हें तुम्हारी नींद से जगा दिया। तुमने फोन उठाया और कॉलर आईडी देखी। तुम्हारे सुपरवाइजर का फोन था। तुम्हारा दिमाग तुरंत पूरी तरह से चौकन्ना हो गया। गुगोंग, हांगचिंग में मशीनें फिर से खराब हो गई हैं। हम 5:30 बजे निकल रहे हैं। अपना सामान पैक कर लो, जल्दी करो। ठीक है। आपने फोन काटा और लगभग बिस्तर से उछलकर खड़े हो गए। उस विदाई भोज के बारे में पूरी तरह भूल चुके थे जो उसी शाम के लिए तय था। आपको बिना किसी पूर्व सूचना के बिजनेस ट्रिप पर जाने की आदत हो गई थी। बिना दूसरी बार सोचे आपने जल्दी जल्दी अपना सामान पैक किया। ठीक अगले ही पल आपने अपना लैपटॉप उठाया, बैग कंधे पर टांगा और बिना एक बार भी पीछे मुड़े डॉर्मेट्री की इमारत से बाहर भागे और सीधे हाई स्पीड रेल स्टेशन के लिए टैक्सी पकड़ी। स्टेशन के जाने पहचाने प्रवेश द्वार पर खड़े होकर आपने लोगों की आती जाती अंतहीन भीड़ को देखा और आपके दिल में उदासी की एक हल्की सी लहर उठने लगी। इंसानों के इस विशाल सागर के बीच आपने खुद को बेहद छोटा महसूस किया, हर दिन रोजी रोटी के लिए लगातार भागदौड़ करते हुए, कभी रुकने की हिम्मत ना करते हुए। आपने सिक्योरिटी चेक पार किया और जैसे ही आप वेटिंग हॉल में पहुंचे, स्टेशन के अनाउंसमेंट सिस्टम में आवाज़ गूंजी। हांगचिंग जाने वाली अगली ट्रेन में चढ़ने का समय होने वाला था। टिकट गेट से गुजरने के बाद आप प्लेटफॉर्म पर खड़े हो गए। जून की शाम की हवा गुजर रही थी जो माहौल में थोड़ी सी उदासी घोल रही थी। आपने अपनी जिंदगी के पहले हिस्से के बारे में सोचा, एक साधारण परिवार में जन्म, बिना किसी नाटकीय या रोमांचक जवानी के, और निश्चित रूप से शैन किंगजू जैसी दौलत और रुतबे से कोसों दूर। आपके कोई जान पहचान वाले नहीं थे, कोई खास हुनर नहीं था, सिवाय एक हास्यास्पद डिप्लोमा और एक अस्थायी इंजीनियरिंग लाइसेंस के, जिसकी मियाद जल्द ही खत्म होने वाली थी। अगर आप जल्दी ही ऊंचे दर्जे के सर्टिफिकेशन के लिए परीक्षा पास नहीं कर पाए तो हो सकता है कि आपको पोर्ट पर भेज दिया जाए, जो कि पेशे के लिहाज से एक पदावनति होती। ट्रेन चलने लगी और खिड़की के बाहर का नजारा तेजी से पीछे की ओर भागने लगा। आपका दिल दुख से भरा था। क्या यही एक साधारण इंसान की त्रासदी थी? हमेशा बीच में ही फंसा रहना, ना तो ऊंचाइयों तक पहुंचना, ना ही बिल्कुल नीचे गिरना। खुशकिस्मती से मूडू से हांगचिंग तक का सफर सिर्फ 1 घंटे का था। जिस पल आप हाई स्पीड रेल स्टेशन से बाहर निकले, प्लांट मैनेजर बेसब्री से आपका स्वागत करने के लिए आगे लपके। गुगोंग, आप आखिरकार आ ही गए। आइए जरा देखिए, क्या आप हमें बता सकते हैं कि इन मशीनों में क्या खराबी है? इस बीच शैन किंगजू घर लौट चुकी थी और तुरंत किचन में काम में जुट गई। ये सिर्फ दूसरी बार था जब उन्होंने खाना बनाया था। पहली बार उसने अपनी शादी के दिन खाना बनाने की कोशिश की थी। एक बहुत ही आसान सी डिश, टमाटर के साथ स्क्रैम्बल्ड एग्स, जो इतनी बुरी बनी थी कि उसका स्वाद सचमुच बयान नहीं किया जा सकता था। लेकिन आज वो आत्मविश्वास से लबालब थी। 3 डिश और 1 सूप जल्दी से तैयार हो गए। ये सभी उसके पति की पसंदीदा डिशें थी और अब वो बस उनके लौटने का इंतजार कर रही थी। उसे पता नहीं चला कि कितना समय बीत गया। सूरज ढले हुए काफी देर हो चुकी थी और खाना पूरी तरह से ठंडा हो गया था। फिर भी तुम अभी तक नहीं आए थे। शैन किंगजू का मूड शुरुआती उत्साह से बदलकर गहरी निराशा और शिकायत में बदल गया। उसकी आंखों में धीरे धीरे आंसू भरने लगे। क्या मेरे पति सचमुच अब मुझे नहीं चाहते? वो अब खुद को और रोक नहीं पाई। वो मेज पर ही लुढ़क गई, चुपचाप से सकते हुए। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसकी आत्मा ही निचोड़ ली गई हो। ये विदाई डिनर, जो उनके साथ बिताए समय के अंत का प्रतीक बनने वाला था, शुरू होने से पहले ही बिखर गया था। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि ठीक उसी पल तुम खुद हांगचिंग हाई स्पीड रेल स्टेशन से बाहर कदम रख रहे थे। तुम अभी भी दबी जबान में गालियां बड़बड़ा रहे थे। ये सब क्या बकवास थी? पूरी प्रोडक्शन लाइन सिर्फ इसलिए रुक गई क्योंकि कोई माउस में बैटरी डालना भूल गया था। वे मुझे इतनी दूर तक सिर्फ इतनी सी छोटी सी बात के लिए घसीट लाए। मैं तो विदाई डिनर के बारे में पूरी तरह से भूल ही गया था। टैक्सी का इंतजार करते हुए तुम्हें अचानक अपराध बोध का एक गहरा एहसास हुआ। इतनी देर से वापस जा रहा हूँ, क्या शैन किंगजू बहुत ज्यादा निराश होगी? आखिर तुम ही तो थे जिसने सबसे पहले विदाई डिनर का प्रस्ताव रखा था। फिर भी तुम ही थे जो इसके बारे में पूरी तरह से भूल गए थे। टैक्सी में बैठने के बाद तुम्हें ये स्थिति और भी ज्यादा गलत लगने लगी। मैं इतनी छोटी सी बात पर ऐसा कैसे होने दे सकता था? हालांकि ये विचार तुम्हारे मन में आया, फिर भी तुमने ड्राइवर से गाड़ी तेज चलाने को कहा। आखिर तुम शैन किंगजू के विचार सुन सकते थे। ये सब पहले से ही काफी अजीब है। तुम्हें ये पता लगाना ही होगा कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है। क्या तुम एक स्टैंडन यानी किसी की जगह लेने वाले हो या नहीं? अगर तुम नहीं हो तो उसने पूरे 1 साल तक तुम्हारे साथ इतनी ठंडी और बेरुखी भरा बर्ताव क्यों किया है? अचानक आपके मन में एक ख्याल आया, क्यों ना बस ये खाना खत्म कर लूं और फिर कुछ और दिनों तक हालात पर नजर रखूं। ख्वाजों के जुंटिंग में अपने जाने पहचाने माहौल में लौटकर आप तेजी से लिफ्ट की तरफ भागे। सामने का दरवाजा खोलकर आप अंदर घुसे और अपना सामान दरवाजे पर ही फेंक दिया, लेकिन देखा कि लिविंग रूम पूरी तरह से खाली है। शायद मैंने उसे इंतजार करवाया। शायद वो अभी मुझसे मिलना नहीं चाहती।
जैसे ही आप ये सोच रहे थे, आपने अपना सिर घुमाया और शन किंग-जू को डाइनिंग टेबल पर झुकी हुई देखकर चौंक गए। उसका शरीर सिसकियों से कांप रहा था। डर के मारे आपकी जान निकल गई। आपको लगा कि कहीं उसने कोई गलत कदम तो नहीं उठा लिया और आप बिना सोचे समझे उसकी तरफ भागे। क्या हुआ? मुझे इस तरह मत डराओ। सच तो ये था कि उसने कुछ देर पहले दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनी थी, लेकिन वो अपने दुख में इतनी डूबी हुई थी कि उसके मन में ये ख्याल ही नहीं आया कि लौटने वाला इंसान आप होंगे। आंसुओं से भीगे उस बेहद दुखी चेहरे को देखकर, एक ऐसा नज़ारा जो पत्थर दिल इंसान का दिल भी पिघला दे, आपका अपना दिल भी तुरंत पिघल गया। आखिर बात क्या है? आप उसकी शारीरिक स्पर्श से नफरत की बात भी भूल गए और अपनी सहज भावना से उसकी पीठ पर प्यार से हाथ फेरने लगे। जैसे ही आपने उसकी पीठ पर 2 बार हाथ फेरा, एक आवाज़ जो दुख और शिकायत से भरी थी अचानक आपके दिमाग में गूंज उठी। पतिदेव, आप आखिरकार लौट ही आए। सिसकी, मुझे पता था कि मेरे पति मुझे कभी नहीं छोड़ेंगे। आप सच में मुझे अपने दिल में रखते हैं। अगर आपको मेरी परवाह नहीं होती तो आप वापस आते ही नहीं। ओह पतिदेव, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। आपका हाथ हवा में ही रुक गया। ऐसा लगा कि ये सच है। सिर्फ आप ही शन किंग-जू के दिल में दबी सच्ची भावनाओं को सुन सकते थे। खुद को संभालते हुए आपने ये जांच जारी रखने का फैसला किया। उसके लिए माफ़ करना। आज दोपहर अचानक कुछ काम आ गया और मुझे एक बिजनेस ट्रिप पर हैंगचिंग जाना पड़ा। मुझे सच में बहुत अफसोस है। मैं तुम्हें बताना भूल गया। ये शब्द सुनते ही शन किंग-जू ने तुरंत अपनी आस्तीन से अपने आंसू पोंछे और सीधी खड़ी हो गई और तुरंत ही अपने पुराने बर्फीली लानी वाले अंदाज में लौट आई। फिर भी जैसे ही उसने अपना वो बेपरवाह मुखौटा वापस पहना, अंदर ही अंदर वो पछतावे से भर उठी। सिसक, मुझे इसका बहुत पछतावा है। मैंने क्यों नहीं एक बेचारी लड़की का नाटक जारी रखा। अगर पति मुझे इतना टूटा हुआ और कमज़ोर देखते तो यकीनन उनका दिल मेरे लिए पिघल जाता। उनके बड़े बड़े हाथ कितने गर्म थे, मैंने उन्हें क्यों झटक दिया। मुझे ही तो माफ़ी मांगनी चाहिए। पति, मुझे माफ़ कर दो। तुमने अजीब से अंदाज में अपना हाथ पीछे खींच लिया। उस पल तुम्हारी भावनाएं शायद लुई 16वें से भी ज़्यादा उलझी हुई थीं जब वो गिलोटिन पर चढ़ रहे थे। क्या तुमने खाना खा लिया? शन किंग-जू ने एक धीमी, लगभग अनसुनी सी आवाज़ निकाली और फिर उसकी शांत, साफ आवाज़ एक बार फिर गूंजी। अभी नहीं, मैंने खाना बना लिया है। क्या तुमने नहीं कहा था कि हम विदाई का खाना खाएंगे? हालांकि खाना ठंडा हो गया है, मैं नौकरानी से कहकर उसे गर्म करवा देती हूँ। ठीक है फिर। तुमने तुरंत एक कुर्सी खींची और शन किंग-जू के ठीक बगल में बैठ गए। इस तरह तुम उसके मन के विचार और भी ज़्यादा साफ साफ सुन सकते थे। ठीक अगले ही पल वो अंदरूनी कमेंट्री किसी चलती हुई टेक्स्ट स्ट्रीम की तरह फिर से शुरू हो गई। हे भगवान, मेरे पति ठीक मेरे बगल में बैठे हैं। ये तो कमाल हो गया। पति को खाना खाना है तो मैं खाना बनाऊंगी। यही तो मेरा पूरा फलसफा है। पति जो कहें ठीक वही करना। मैं आज रात उन्हें अपना बनाने की पूरी कोशिश करूंगी। तुम्हें तुरंत सच्चाई का एहसास हो गया। तुम्हारी पत्नी, जो बाहर से इतनी शांत, बेपरवाह और बेदाग दिखती है, असल में अंदर से एक पूरी तरह से छिपी हुई सन की इंसान है और साथ ही एक पक्की रोमांटिक भी। रुको, मैं ये क्या सोच रहा हूँ? क्या पता तुम उसके सफ़ेद चांदनी वाइट मूनलाइट के लिए बस एक काम चलाओ विकल्प भर हो, वो अछूता आदर्श जिसके लिए वो सचमुच तरसती है। नौकरानी गर्म किया हुआ खाना ले आई। शन किंग-जू ने तुम्हारी तरफ देखा और कहा, चख कर देखो, ये मैंने खुद बनाया है। तुमने पोर्क की एक पसली उठाई, मुश्किल से अपनी लार निकली, लगभग फंसते फंसते, और एक निवाला लिया। जिस पल तुमने उसे चखा, तुम्हारी आंखें चमक उठीं। ये सच में काफ़ी स्वादिष्ट है। उसकी खाना बनाने की कला में यकीनन सुधार आया है। हे, तो पतिदेव, आप कितने किस्मत वाले हैं कि मेरे जैसी टॉप क्लास खूबसूरत हसीना अपनी गोरी त्वचा और लंबी शानदार टांगों के साथ आपके लिए खाना बना रही है। क्या आप दुनिया के सबसे खुशकिस्मत इंसान नहीं हैं? ये सच में अच्छा है। आप लगभग ये बात जोर से कही बैठे थे, लगभग उसके मन की बात का जवाब जोर से दे ही दिया था। आपने मन ही मन खुद को कोसा। खुश, मेरा घंटा, होश में आओ। तुम शायद बस एक अमीर आदमी की महज एक जगह भरने वाली स्टैंड इन होने के नाते शन किंग-जू ने अपनी चॉपस्टिक्स उठाने की कोई कोशिश नहीं की। इसके बजाय वो एकदम सीधी कनकर बैठी रही और उसकी नज़रें बिना पलक झपकाए खाने पर टिकी हुई थीं। किसी बाहरी व्यक्ति को जिसे सच्चाई का पता नहीं था, ये नज़ारा देखकर ऐसा लग सकता था कि उसके मन में तुम्हारे लिए घोर नफरत के सिवा कुछ नहीं है। फिर भी असल में उसकी तिरछी नज़रें बालों की पतली पतली लटों के बीच से झांकती हुईं काफ़ी पहले से ही तुम पर पूरी शिद्दत से टिकी हुई थीं। तुम्हें भी खाना चाहिए। खुद चावल के 2-4 कौर खाने के बाद तुम उसे खाने के लिए कहने से खुद को रोक नहीं पाए। मैं अपने पति की एक आज्ञाकारी पत्नी बनना चाहती हूँ। मेरे पति मुझे जो भी करने को कहेंगे मैं वही करूँगी। शन किंग-जू ने तुरंत और पूरी कर्तव्यनिष्ठा के साथ अपनी चॉपस्टिक्स उठाईं और छोटे छोटे नज़ाकत भरे कौर लेते हुए खाना शुरू कर दिया। हालांकि अंदर ही अंदर उसका दिल खुशी से फूला नहीं समा रहा था। ओह, कमाल हो गया। मेरे पति सचमुच वही खाना खा रहे हैं जो मैंने पकाया है। सच में उनके दिल में मेरे लिए एक जगह है।
उन्होंने मुझे खाने को कहा, इसलिए मैं खा रही हूँ। मुझे अपने पति का प्यार हर हाल में वापस जीतना है। मुझे उन्हें बाहर वाली उन चुड़ैलों के बारे में सोचने ही नहीं देना है। तुम ये सुनकर फौरन हक्के बक्के रह गए। चुड़ैलें? कौन सी चुड़ैलें? लुओमू के अलावा मेरे आसपास और कौन है भला? खाना एक अजीब सी खामोशी के बीच खत्म हुआ। तुमने अपनी चॉपस्टिक्स नीचे रखी और अचानक तुम्हारे मन में एक शरारती ख्याल आया।